यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो कल हमने क्या किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण किया था। नेक्स्ट यदि देखेंगे एल्डिहाइड और एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो एक तो इसमें एल्डिहाइड है और दूसरा एल्कोहल। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है एल्डिहाइड एल्डिहाइड व एल्कोहल। व एल्कोहल का ऑक्सीकरण, इनका ऑक्सीकरण करना। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है ना, जो हमने शुरू नहीं किया अभी। तो एल्डिहाइड क्या होते होंगे, किसी को मालूम है एल्डिहाइड? एल्डिहाइड मालूम है बेटा किसी को? जिन्हीं में CHO ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिनमें क्या होता है CHO ग्रुप, उनको हम क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड होते हैं, HCHO है तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, साधारण नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड है। और दूसरा यदि हम देखेंगे CH3CHO है, ये है एस्टल्डिहाइड, ठीक है ना। प्रोपेनल्डिहाइड है CH3CH2CHO, ये प्रोपेनल्डिहाइड है। ये अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, ये 3 प्रकार के एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। तो ये तो है हमारे पास एल्डिहाइड, इनका हमने ऑक्सीकरण करना है। तो देखो कैसे, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे एस्टल्डिहाइड लेते हैं बेटा CH3CHO, इनका मैं साधारण नाम बता रहा हूं आप लोगों को, इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये होगा एथेनल। क्या होगा, एथेनल। ये वाला तो मेथेनल है, ये एथेनल है, प्रोपेनल है। अल शब्द इसके लिए प्रयोग होता है जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, ग्रुप है CHO, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ये समूह है। अब इसके तत्व अलग अलग है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड अलग है, एस्टल्डिहाइड अलग है, प्रोपेनल्डिहाइड अलग है। तो इन जगहों जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे K2Cr2O7 और इसमें क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे H2SO4। और जब इसको इसमें ये डाल देते हैं तो ये क्या कर देता है, ये आगे जाकर के बना देता है, एक तो बन जाता है K2SO4, क्या बन जाता है K2SO4, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे इसको, है ना। और क्रोमेट सल्फेट हो गया, क्रोमियम सल्फेट हो गया, Cr2SO4 की होल थ्राइस। और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इसके बाद ही बन जाता है, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसने बनाया एस्टिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है एस्टिक एसिड, और प्लस 4 मॉलिक्यूल H2, ये है। तो देखो जब हम क्या करेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एस्टिक एसिड प्राप्त हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इस रिएक्शन को दूसरे रूप में भी लिखा जाता है। दूसरे रूप का मतलब कि सिंपल ऐसे किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, CH3CHO और प्लस यहाँ ऑक्सीजन ले लेंगे, ये देखो नवजात ऑक्सीजन, और सीधे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके ऊपर लिख लेंगे K2Cr2O7 और ओब्लिक करके H2SO4 लिख सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी और ये क्या बना देगा, CH3COOH, ये एस्टिक एसिड। ऐसे भी आपको रिएक्शन लिखी हुई मिल सकती है वाली, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दोनों रूपों में हम इसे समझ लें, ठीक है। ये तो था एल्डिहाइड का, जब हम क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। दूसरा, यदि हम इसी को और आगे देखें कि किस प्रकार से हो सकता है, जैसे अब यहाँ पर ये तो है एल्डिहाइड के बारे में। यदि हम एसिड अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल क्या होता है, कोई बताएगा अल्कोहल का फॉर्मूला किसी एक अल्कोहल का? H2O5OH। H2O5OH कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? H2O5OH। OH तो सही बताया इन्होंने, OH ग्रुप तो होता है, लेकिन ये वाला नहीं। NaOH हो गया। NaOH नहीं होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये तो है ही नहीं, ये तो अल्कोहल है सर ही नहीं। C2H5OH। हाँ, C2H5OH। बिल्कुल सही कह रहे हैं, C2H5OH। ये है बेटा, ये एथेनॉल है, C2H5OH। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल हो सकते हैं, जैसे CH3OH हो सकता है, CH3CH2OH हो सकता है, ये एथेनॉल है, ये AU वाला है, ये दोनों एक ही चीज है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। CH3CH2CH2OH हो सकता है, ये प्रोपेनॉल हो सकता है, ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है जिसको एथेनॉल कह सकते हैं हम, और इसे प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल अल्कोहल, ठीक है ना, प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, या प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के अल्कोहल है। अब यदि हम इन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल लिया, तो एथिल अल्कोहल होता है CH3CH2OH, जनरल अल्कोहल है इसलिए हमने एथिल अल्कोहल लिया, ठीक है ना। जब हम एथिल अल्कोहल लेंगे तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है ना, और इस पर रिएक्शन करवाएंगे K2Cr2O7, और प्लस इसमें क्या होगा, इसके साथ 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, 4 मॉलिक्यूल H2SO4। इसमें भी हमने 4 मॉलिक्यूल लेने बेटे, है ना, यहाँ पर भी 4 करना है, H2SO4। और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास वही K2SO4, ये तो बनना ही बनना है इसमें, है ना, और प्लस Cr2SO4 की होल थ्राइस, प्लस 3 मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा एस्टर्डिहाइड यानी कि CH3CH, और प्लस क्या बन जाएंगे 4 मॉलिक्यूल H2। देखो एक चीज कॉन्सेप्ट ही, कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो याद रखनी होती है कभी कभी। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में कन्वर्ट होता है। मैं जनरल चीजें बता रहा हूँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ये तो एस्टर्डिहाइड है, ये एसिड में कन्वर्ट हो गई, एसिडिक एसिड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है। जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा। अब मेथेनॉल मेथेनॉल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो अलग बन जाएगा। इसको हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं बेटा। यहां पर हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे CH3CH2OH, मान लीजिए ये लिया, तो यहाँ प्रेजेंस में किसके लेंगे, यहाँ पर लेंगे प्रेजेंस में K2Cr2O7, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये शॉर्ट तरीका है इसका, है ना। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इसके उपस्थिति लिख लेंगे, है ना, और सीधे हम क्या बना देंगे, 3 मॉलिक्यूल CH3CHO और प्लस H2O निकल जाएगा, H2O निकल सकता है। तो ये एल्डिहाइड, ये भी तरीका है इसको लिखने का। ये हमें पता है कि इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में ये ऑक्सीडेशन का काम करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन सॉरी एल्डिहाइड और अल्कोहल है उनका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, और ये किसकी मदद से होता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, ये हमारे पास
NaCl को Cl2 में, Cl2 में ऑक्सीकरण, हमने NaCl का Cl2 में ऑक्सीकरण करना है और किसकी मदद से, ये हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या नाम है उसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो NaCl आप लोग जानते हैं ये क्या है बेटा, NaCl नमक। बिल्कुल, इसको साधारण नमक कह सकते हैं ना। नमक तो बहुत सारे होते हैं, देखो NaCl क्या है, साधारण नमक है जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं। और कोई नमक मालूम है आप लोगों को, और साल्ट मालूम है, साल्ट ये हमारे पास लवण की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अन्य चीजों को हम खाते नहीं है ना, इसको तो खाने में प्रयोग किया जाता है, नहीं तो लवण ये भी है, CaCl2 भी है, MgCl2 भी है, बहुत सारे लवण हमारे पास है ना, लेकिन हम साधारण नमक को ही खाते हैं, NaCl को ही खाते हैं, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है ना। लवण का मतलब वैसे अन्य चीजें होती हैं, जैसे जो एसिड और बेस मिलकर के जो बनाते हैं वो लवण बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक कह सकते हैं। नमक, ये नमक है, हिंदी शब्द तो इसको नमक कहा जाता है, वैसे लवण है ना, लवण। तो लवण, नमक या लवण, तो इस अब हम यही जानते हैं कि नमक केवल NaCl है, और भी लवण है, केमिस्ट्री में बहुत सारे लवण है, ठीक है ना। जब एसिड और बेस मिलकर के जो भी बनते हैं वो सब लवण बनते हैं, लेकिन इसको हम साधारण नमक कह सकते हैं, साधारण लवण भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, ठीक है, खाने वाला नमक ये। बाकी लवण हम खाते नहीं है, होते तो हैं लेकिन हम उनको खाते नहीं। तो देखो हमने क्या करना है इसमें, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और उसको हमें क्लोरीन में परिवर्तित करना है। तो किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नमक लेंगे, नमक तो जानते हैं आप लोग, इस साधारण नमक लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल लेंगे NaCl, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और प्लस इसमें क्या करेंगे, 7 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और जब 7 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, एक तो बना देगा K2SO4, ये तो सभी में बनाते हैं, ये भी लवण है बेटा, ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या होगा, Cr2, ये तो सब में कॉमन एक ही चीज है, Cr2SO4 की होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, Cl2 निकलेगी, ये है क्लोरीन, ठीक है ना, और प्लस सोडियम सल्फेट बनेगा, ये भी लवण है। तो बहुत सारे लवण हमारे पास है, प्लस 7 मॉलिक्यूल H2, तो इस प्रकार से बन सकता है। तो ये क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ, किससे, NaCl से क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको, इस चीज का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो सकता है, क्लियर। तो ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को भी क्लोरीन में फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद है नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है ना, नाइट्राइट और नाइट्रेट दो चीजें होती है बेटा, दोनों का फॉर्मूला में थोड़े से अंतर होता है इनमें, है ना। तो हम नेक्स्ट डे देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से हो सकता है, जो अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बन सकते हैं, है ना। देखो यदि हम इसमें देखें तो एक नया टाइप का है जी, नाइट्राइट, इनको थोड़ा सा, नाइट्रो ग्रुप अलग होता है बेटा, नाइट्राइट अलग होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्राइट का नाइट्रेट में, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें सीखना है, नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास है नाइट्रेट, नाइट्रेट होता क्या, किस प्रकार से हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे सोडियम नाइट्रेट लेते हैं,
क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, है ना, ये है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट को जब हम क्या करेंगे, एक तो रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये एक प्रकार का कैटालिस्ट भी समझ लीजिए। वैसे तो ये रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन करता है बेटा इसमें, है ना, वैसे क्या करता है इसमें, रिएक्शन करता है, ठीक है। और प्लस इसमें क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, यहां पर क्या करेगा, ये बना देगा 3 मॉलिक्यूल NaNO3 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा K2SO4, सॉरी K2SO4 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा साथ साथ में Cr2SO4 की होल थ्राइस और प्लस 4 मॉलिक्यूल H2। इस प्रकार से बना देते हैं। देखो ये क्या बना दिया, ये देखो ये जहां पर NO3 होगा वो होगा नाइट्रेट, NO3 क्या होगा, नाइट्रेट, और जहां NO2 होगा वो होगा नाइट्राइट। अब ध्यान ही रखना कभी कभी ये मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, जिसे माना यहाँ पर तो नहीं है लेकिन मैं आगे के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो बार बार बताने से याद रहता है ना। यदि मैं कहूं एक CH3NO2 मान लीजिए हमारे पास है, मैं इसको पढ़ रहा हूं मेथिल नाइट्राइट, ठीक है ना, मेथिल नाइट्राइट, और एक ही ऐसे लिखा हुआ CH3NO2 और मैं इसको पढ़ रहा हूं मेथिल नाइट्रोमेथेन, इसको पढ़ रहा हूं नाइट्रोमेथेन, इनमें क्या अंतर है, मैं पढ़ रहा हूं केवल बस। इसका नाम है मेथिल नाइट्राइट, इसका नाम क्या है, मेथिल नाइट्राइट। क्या अंतर है इन दोनों में, कुछ लग तो रहा है। हाँ, नाइट्राइट में सर NO3 होता नहीं नहीं नहीं, नाइट्राइट तो ठीक है, देखो ये नाइट्राइट है ना, ये लिखा हुआ हमने, ये सही है बेटा, नाइट्राइट NO2 है ना। और नाइट्रेट यदि देखोगे तो नाइट्रेट तो ठीक है, नाइट्रेट ये है NO3, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों को देखो, दोनों एक ही चीज है, एक को नाइट्राइट पढ़ रहा हूँ, एक को नाइट्रो का पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना इनके फॉर्मूले तो एक जैसे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, इनके जुड़ने का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। देखो यदि माना ये CH3 है और यहाँ पर O और फिर हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं N और डबल बॉन्ड से O जोड़ते हैं, तो ये जो जुड़ेगा इस प्रकार से जो जुड़ेगा, ये क्या होगा, ये नाइट्राइट ग्रुप होगा। और यदि वो ऐसे जुड़ा हुआ होगा CH3N और एक एरो लगा होगा ऐसे O और डबल बॉन्ड से ऐसा, तो ये नाइट्रो ग्रुप होगा। ये इनके फॉर्मूला बेस है, हमें पता नहीं लगेगा, बाहर से तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। यदि वो ऐसा बना हुआ है तो ये नाइट्रो ग्रुप होगा, और ऐसा बना हो तो नाइट्राइट ग्रुप होगा। तो ये अंतर होता है बेटा, इनकी थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन यहाँ पे था नहीं, तो मैंने आप लोगों को यहीं पे बता दिया। हो सकता है फिर दोबारा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो तब और बताया जाएगा इसको, है ना, फिर दोबारा बता देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से जो बना होगा, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ये तो सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, और ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप। लेकिन जब दोनों एक जैसे हो तब कौन सा नाइट्राइट होगा, कौन सा नाइट्रो होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो नाइट्राइट ग्रुप है वो नाइट्रेट में कैसे ऑक्सीडेशन होता है ये हम समझ गए होंगे, है ना। ये कुछ रिएक्शन है बेटा जिनको हम याद भी करना पड़ता है ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, है ना, वो कौन सी होगी, हम नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन सी है अभी आगे। देखो यहाँ पर हमारे पास है थायो सल्फेट से सल्फेट में, थायो, थायो शब्द यूज होता है, थायो सल्फेट का सल्फेट में ऑक्सीकरण, सल्फेट में ऑक्सीकरण।
जो थायोसल्फेट है उसका सल्फेट में ऑक्सीकरण करना है, थायोसल्फेट का सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो किस प्रकार से हो सकता है? जैसे हमारे पास थायोसल्फेट है उसका सल्फेट में ऑक्सीकरण, तो यहां देखो किस प्रकार से हो सकता है। जैसे हमने लिया, हम लेते हैं यहाँ पर K2, मान लीजिए थायोसल्फेट, पहले थायोसल्फेट लेते हैं किसी थायोसल्फेट को, है ना। तो हमने लिया, थायो शब्द जो यूज होता है बेटा वो सल्फर के लिए होता है ना, इस सल्फर के लिए एस, एस होना जरूरी है ना। तो थायोसल्फेट लेते हैं, तो थायोसल्फेट होता है बेटा फॉर्मूला, 3 मॉलिक्यूल लेंगे Na2S2 और O3, ये है थायोसल्फेट। और इसका जब हम क्या करवाएंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, वही पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, और प्लस इसमें क्या करेंगे 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, H2SO4। ये याद रखना बेटा, है ना। लग तो बहुत सिंपल रहे होंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं इनको, कोई पूछ लेता है, आपको एग्जामिनर पूछ लेता है ना, कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ, तो उस समय क्योंकि अभी तो आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा कुछ टाइम तक, है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके प्रैक्टिस करते रहने। तो जब हम इसके साथ, या आपको पूछा जा सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार का तत्व है ना, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करता है, जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा ये ऑक्सीडेशन। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या डालना पड़ेगा उसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल इसके लिए माना जाता है, अम्लीय माध्यम। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय माध्यम, सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम है ना। क्योंकि ये इसके लिए ऑक्सीडेशन करने के लिए इसको अम्लीय माध्यम चाहिए होता है। माध्यम कैसे चाहिए, इसको अम्ल बना हुआ होना चाहिए, है ना, तभी ये अभिक्रिया करता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि जब ऑक्सीकारक ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको क्यों ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं उसका माध्यम अम्लीय बनाने के लिए, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट प्लस Na2SO4, ये बना सोडियम सल्फेट बन, देखो सोडियम सल्फेट बन गया हमारे पास, है ना। और प्लस जो मॉलिक्यूल और निकलते हैं इसके साथ Cr2SO4 के होल थ्राइस, और साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे इसमें, सल्फर और प्लस 4H2। तो देखो इसने क्या कर दिया, सल्फेट में इसको बदल दिया, थायोसल्फेट को सल्फेट में ऑक्सीडेशन कर दिया इसका। तो इस प्रकार से क्या कर देता है, सल्फर भी बना इसमें साथ साथ में, देखो यहाँ सल्फर मॉलिक्यूल भी अलग हो गए, ठीक है। तो ये इसका बनाने, ये क्या कर देता है, प्रबल ऑक्सीकारक है और ये अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम बना दो और उसके बाद ये ऑक्सीकरण करेगा, है ना। तो ये ऑक्सीकरण कर देता, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, ये तो इसके ऑक्सीकारक गुण है सारे के सारे, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे ऑक्सीकारक गुण है इसके। जैसे एक और ये ऑक्सीकारक हो सकता है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या कर देता है, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड का स्टैनिक क्लोराइड में, SnCl4 में ऑक्सीकरण कर देता है। मैंने एक दो शब्द यूज किए यहाँ पर, एक स्टेनस और एक स्टैनिक, है ना, दो शब्द यूज किए, एक स्टेनस शब्द यूज किया और एक स्टैनिक शब्द यूज किया, है ना। जैसे फेरस शब्द और फेरिक शब्द दो यूज होते हैं, है ना। फेरस किसके लिए, फेरस किसके लिए बोलते हैं बेटा, FeCl3 के लिए, FeCl2 के लिए। बार बार मैं पूछता रहता हूँ लोगों को, कौन है इसमें फेरक, फेरस क्लोराइड कौन है और फेरिक क्लोराइड कौन है। Fe3 FeCl3 सर फेरस। ये फेरस है ऊपर वाला,
ये फेरस है, फिर फेरिक है, ऐसे। और बच्चे बताओ बेटा। देखो कुछ चीजें ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करने से याद रहती है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो इसलिए फिर बता रहा हूँ, किसी और को मालूम हो फेरस कौन सा है, फेरिक कौन सा है। देखो बेटा अभी फिर बता दे रहा हूँ, किसी और को मालूम है। सर ऊपर वाला सब फेरिक है। ये फेरिक, हाँ राइट, ऊपर वाला फेरिक होगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा वाला होगा वो हमेशा इक शब्द यूज किया जाता है उसमें, है ना, और जिसमें अस शब्द यूज होता है वो कम वाला होता है। तो देखो फेरस क्या होगा, एफ ही होगा। यहाँ पर भी देखो बेटा, ये जो अस शब्द होगा वो कम वाले के साथ उपयोग होगा, या स्टेनस, स्टैनिक, इक शब्द इसके लिए ये चार संयोजकता दिखा रहा है। एस एन पे 4 पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पर एस एन पे 2 पॉजिटिव। ऐसे मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, देखो मर्क्यूरस होता है एच जी प्लस, और ये मर्क्यूरस है, और मर्क्यूरिक होगा एच डी 2 प्लस। तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। यहाँ पर जनरली एक चीज है, एक शब्द कम संयोजकता के लिए प्रयोग किया जाता है और ज्यादा संयोजकता के लिए अस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। ये जनरली कुछ जनरल चीजें हैं जिनको याद रखना आपको। तो देखो ये स्टेनस, स्टेनस क्लोराइड है और स्टेनिक क्लोराइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम इसका क्या करेंगे, स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो सकता है इसका। चलो लेते हैं, पहले स्टेनस क्लोराइड लेते हैं, SnCl2 लेते हैं, और इस पर हम क्या करवाएंगे, इसके होंगे 3 मॉलिक्यूल, प्लस इसमें क्या होगा, इसमें हम लेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और प्लस इसमें क्या कर देंगे सल, इस समय क्या करेंगे अम्लीय माध्यम। अभी तक सब में हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, अभी हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, बस इतना अंतर है। क्योंकि माध्यम तो ये भी परिवर्तित कर सकता है, 14 मॉलिक्यूल HCl। तो आप लोग बनाओ तो बेटा क्या क्या बन सकता है इसमें, थोड़ा आप लोग देखो दिमाग लगा के, क्योंकि लास्ट रिएक्शन है इसकी ऑक्सीकारक गुण में, करो तो क्या क्या बन सकता है। बताओ तो बेटा क्या बन सकता है इसमें। कुछ बना, लगाया अपने आइडिया, क्या क्या चीजें बन सकती है। बनाया बेटा आप लोगों ने। देखो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर यदि देखें तो एक तो बनेगा 3 मॉलिक्यूल SnCl4 तो बनेगा, SnCl4 तो बनना ही इसने, है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर रहा है, इसकी तो हम रिएक्शन लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल Cr, सॉरी ये होगा 2 मॉलिक्यूल CrCl3, और प्लस क्या होगा 2 मॉलिक्यूल KCl, और प्लस 7 मॉलिक्यूल H2। देखो बेटा ऑक्सीकरण हम कैसे पता लगाएंगे, इसका ऑक्सीकरण कैसे पता लगाते हैं हम लोग, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखो जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, उसको क्या मानते हैं, एक्स। जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। और जो दूसरा है उसमें हम देख लेते हैं उसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता -1 होती है बेटा,
लेकिन इसमें 2 Cl लगे हैं इसलिए 2 का गुणा कर देंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है ना। x प्लस प्लस क्या आएगा -1 × 2। ठीक है ना। तो दो का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा +2। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऑक्सीकरण हुआ ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इस पर Sn पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना है इस पे। इस Sn पे क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है। इस वाले देखो, इस वाले पे देखें Sn को हमने फिर क्या मान लिया, टिन को हमने मान लिया x। इसका क्लोरीन का होता -1, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है ना। और इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4 ही होता है ना। x-4 इज इक्वल टू 0। x-4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जा गया तो क्या बना जाएगा +4 बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई +4। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा ये भी है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे 2। अब इसमें 2 प्लस 4 थे पहले से, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिए तो 4 प्लस हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसलिए उसको ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही जितने भी तत्व हमने ऊपर पढ़े इन सब का ऑक्सीकरण हुआ है और सबका हम ऑक्सीकरण निकाल सकते हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल के तौर पर और देख लेते हैं। ये है बेटा हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल। चलो इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखो, इसका भी ऑक्सीडेशन निकाल के देख देते हैं। ठीक है ना। यदि अभी थोड़ी सी इसमें डाल देता हूँ पहले। मान लीजिए ये ऊपर मॉलिक्यूल लेते हैं, आप लोग तब तक निकालो, तो इन दोनों को निकालो। इन दोनों को जो ऊपर वाले हैं टॉप में, उन दोनों का ऑक्सीडेशन निकालो। जैसे इसमें कलर चेंज कर देता हूँ पहले। जैसे इसका है, एक इसका और एक इसका। देखो यहाँ पर हमारे पास देखो ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ हम देख लेते हैं N, ये है हमारे पास Na2S2O3, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर होगा Na2SO4। ऐसे लिखा हो ना हमने, इसको इसमें कन्वर्ट हुआ, इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सल्फर को देखेंगे, इसको S को देखेंगे, यहाँ पर भी सल्फर को देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखो बेटा, जिसका ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। ये कितने x हो जाएंगे, एक x, तो हमने एक सल्फर को माना तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2x, है ना। ये तो हमने सबसे पहले काम तो उसको किया जिसका मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। ये ऑक्सीजन का होता है बेटा, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है। तो ये कितना है, 3 ऑक्सीजन है, 3 का गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इधर देखो, इधर की तरफ सोडियम भी है, सोडियम का होता है बेटा +1, लेकिन ये +1 कितने होंगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, और ये पूरा मिला करके सब 0 हो जाता है। तो यदि हम देखेंगे तो ये +2 होगा, +2x तो है ही ऑलरेडी, है ना। 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ये +2 है, ये -6 है, तो ये +2 कम हो जाएंगे, है ना। यानी कि 2x - 4 इज इक्वल टू 0। और x देखो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि +4/2 हो जाएगा, बराबर कितना है +2 आया। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +2 है, 2 प्लस चार्ज है बेटा इसमें। ठीक है ना। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, चलो आगे कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ये इसको हमने x माना। देखो यहाँ पर 2 तो है नहीं, सल्फर यहाँ तो 2 थे तो 2x किया। यहाँ क्या है, सल्फर एक ही है,
यहाँ 2 थे तो 2x किया है ना। इस सल्फर क्या है हमारे पास 1 है। और इसमें यदि देखेंगे प्लस, देखो ऑक्सीजन के कितना बताया मैंने आपको, -2 बताया। कितने ऑक्सीजन है, 4 है, गुणा 4 कर देंगे। यहाँ देखेंगे फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ कितना है सोडियम, कितना बताया था सोडियम का, +1 बताया था। कितने सोडियम है, 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, प्लस के 2, क्योंकि +1 गुणा 2 +2 हो जाएंगे। ठीक है ना, +x आ जाएगा। इसको देखेंगे माइनस का बेटा, देखो ये अंदर वाला माइनस है, ये 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना है 0। देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस के 8 है, इसमें से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x -6 हो जाएगा, है ना। तो x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ कितने थे, +2 था, यहाँ +6 हो गया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, इन मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्तित हो रही है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। जो हमारे पास था सल्फेट से हमने क्या किया था, सोडियम सल्फेट बनाया था। ओ सॉरी, सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4 है ना। चलो ठीक है, हमने सल्फर का देख लिया, है ना। इस प्रकार से तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हुआ, +2 से +6, यानी कि 4 सल्फर इसने और निकाले होंगे। तो ये था बेटा लास्ट हमारे पास ऑक्सीकारक गुण वाला, है ना। एक इसके बाद आता बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्या है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण भी होता है, और इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ना। इसको हम क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो लिख लेते हैं हम इसको। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट है ना। और जब हम क्या करते हैं, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो जानते हैं, को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई अन्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, क्लोराइड हो गया, है ना, या सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसके साथ गर्म करते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड लाल भूरी वाष्प प्राप्त होती है ना। ये क्लोराइड परीक्षण के लिए किया जाता है, और लाल भूरी गैस हमें दिखाई देने लग जाती है, तो उसी को हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट जानते हैं आप लोग, यानी कि K2Cr2O7, K2Cr2O7। और इसमें क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड लेंगे, और 6 मॉलिक्यूल क्या डाल देंगे इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो यहाँ पर क्लोराइड आयन का टेस्ट है ना, कि क्लोराइड आयन मौजूद है या नहीं है। तो इसको हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, यानी कि जहां पर भी क्लोराइड आयन का टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम ये क्रोमिल क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, KCl लिया, और 6 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लिया। और इससे क्या हो जाता है कि जब ये मिलाते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, क्रोमिल क्लोराइड बनता है। इसीलिए इसका नाम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ना, क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड का जो कलर होता है वो लाल भूरी वाष्प होती है, वायु लाल भूरे रंग की वाष्प निकल जाती है इसमें से, है ना। तो लाल भूरे रंग की वाष्प निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इस किस प्रकार से आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CrO2Cl2, ये बन जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा बेटा, इसमें साथ साथ में 6 मॉलिक्यूल
सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा, सॉरी KHS4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा H2O बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल H2। तो यहाँ पर यदि देखो बेटा, ये है हमारे पास क्रोमिल, ठीक है ना, क्रोमिल क्लोराइड, और इसका जो है कैसे निकलती है, ये इसको इसी को पढ़ते हैं हम क्रोमिल क्लोराइड, इसी के नाम से क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ना, क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड, और ये क्रोमिल क्लोराइड हो जाएगा, है ना, ये क्रोमिल क्लोराइड, और इसी टेस्ट, इसी के नाम से हम इसको क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण भी कह सकते हैं, है ना। और इसका रंग कैसा होता है बेटा, लाल भूरी वाष्प होती, लाल भूरी वाष्प, लाल भूरे रंग की वाष्प के रूप में निकलती, तो उससे हम पता लगा देते हैं इसमें क्लोराइड आयन उपस्थित है ना। ये क्लोराइड आयनों का पता लगाने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का प्रयोग हम किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, क्लोराइड आयन के परीक्षण के लिए, क्लोराइड आयन के, जिसमें क्लोराइड आयन होगा वो उसका परीक्षण करने के लिए हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का परीक्षण करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कुछ भी नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्रित क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम डाल सकते हैं इसमें, HCl डाल सकते हैं या KCl डाल सकते हैं, ठीक है ना, और उस पर क्या कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, तो हमें लाल भूरे रंग की वाष्प हमें दिखाई देने लग जाएगी, तो हम समझ जाएंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा एक और, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है, देखो किस प्रकार से हो सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया, कोई बता सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बता सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ किसी को मालूम है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला मालूम है, सर H2O2। बिल्कुल राइट, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा, क्या होता है H2O2, H2O तो क्या होता है हमारे पास पानी होता है, और यदि O2 हो गया, H2 और O2 भी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत ऑक्सीकारक गुण होता है इसका के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो अभिक्रिया होगी किस प्रकार से होगी, इसका भी क्या होगा, इसका भी ऑक्सीकरण होगा, ये किस में, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम लेंगे K2Cr2O7 है, मान लीजिए हमने ये लिया, है ना, और इस पर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिया साथ साथ में, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, 4 मॉलिक्यूल H2 और O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नीला रंग हो जाता है, ठीक है ना, क्रोमाइड इसको बोलते हैं। नीला रंग किसके कारण होता है, ये डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा, क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि क्या होगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल CrO5 बन जाता है, और इसका नीला रंग होता है बेटा, कैसा रंग होता है इसका, नीला रंग, और ये क्या बना देगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बन जाएगा, और प्लस 5 मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा। ये जो बना हुआ है ये नीला रंग है, कैसा रंग है, नीला रंग, इस नीले रंग के कारण, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये भी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक को हम इस रूप में देख सकते हैं बेटा कि जो हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं उनको उड़ा देता है, इस गुण को हम कहते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है ना। इस प्रकार से ये समझना, इसका नाम है पर जो ये हमारे पास होगा क्रोमेटाइन, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, इस टाइप से हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को लगभग कंप्लीट पढ़ लिया, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट को यदि देखेंगे, डाइक्रोमेट की जो संरचनाएं हैं बेटा, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाता है ना।
तो संरचनाएं अलग अलग हैं, जैसे क्रोमेट आयन की संरचना अलग होगी, है ना, डाइक्रोमेट की संरचना अलग होगी। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों की संरचना को थोड़ा समझ लेते हैं, इनकी संरचनाओं को थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार से। जैसे क्रोमेट आयन है, तो क्रोमेट आयन की जो संरचना होगी, कभी कोई पूछ लेता है किस प्रकार की संरचनाएं होंगी, तो ये होती चतुष्फलकीय टाइप की, है ना। चतुष्फलक के बीच में क्रोमियम होगा, ऊपर सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ठीक है ना। फिर इस टाइप से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से इधर की तरफ, फिर एक डबल बॉन्ड नीचे की तरफ इस टाइप से, और एक ऑक्सीजन यहाँ इस तरफ जुड़ा होगा। ऐसे जो संरचना बनती है, ये बनती है चतुष्फलकीय संरचना। ये किसकी है? क्रोमेटाइन की संरचना। क्रोमेटाइन का मतलब हो गया CrO4 2-4, ये है क्रोमेटाइन, ठीक है ना। तो ये क्रोमेटाइन की संरचना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आयन, कभी टाइम मिलेगा तो हम इसको डिटेल में बताएंगे कैसे संरचनाएं बन पाती है ना। इसमें जो संरचनाएं होती हैं, इसमें संकरण होता है तो sp2 होता है, sp2 संकरण होता है, ठीक है। दूसरा, यदि डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाएंगे, K2Cr2O7 है, तो डाइक्रोमेट आयन होता है ना। तो देखो इसमें दो Cr होते हैं, देखो इसमें Cr है, एक ही है ना, और एक होता है K2Cr2O7 है। मान लीजिए ये है हमारे पास, और इस Cr को K2 को हटा दें तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि Cr2O7 की संरचना बनाने में। ये देख लीजिए, मान लीजिए हमने क्या बनानी है, किसी संरचना बनानी है Cr2O7 और 2 नेगेटिव चार्ज, है ना। इस डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन की संरचना कैसे बनेगी? तो जैसे हमने एक क्रोमियम यहाँ पर लेंगे, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, इसको पहले दो पार्ट में कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाए। मान लीजिए हमने एक Cr यहाँ पर ले लिया और एक क्रोमियम यहाँ पर ले लिया, है ना, दो क्रोमियम इसमें है। तो जो पहला वाला क्रोमियम होगा वो ऑक्सीजन से ऊपर जुड़ा होगा, इधर एक ऑक्सीजन होगा, संरचनाएं वैसी ही होनी है ना, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा होता है, और ये सिंगल बॉन्ड से फिर इससे जुड़ा हो रहता है दूसरे वाले से, तभी तो उसके साथ बनेगा, है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड एक ऊपर की तरफ होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ फिर डबल बॉन्ड O। ये है बेटा डाइक्रोमेट आयन की संरचना है। तो इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार की जो संरचना होगी वो डाइक्रोमेट आयन की संरचना होगी। इसका उपयोग हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं इसका? ये जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो कहाँ पर होगा, है ना। तो इनको यदि हम देखें तो ये होगा जो काली छपाई होती है, छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, है ना। कैलिको, कैलिको छपाई, पहला पॉइंट देखेंगे तो कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, कैलिको छपाई के रूप में। क्योंकि मैं इसको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, इस बार इन्हीं चैप्टर से आना है, एवं क्योंकि और चैप्टर जब बाहर कर दिए गए तो इन चैप्टरों से आ रहा, रंजन इसके द्वारा, है ना। रंजन, रंजन का मतलब यहाँ पर जैसे कलर किया जाता है ना। जो चमड़ा उद्योग होता है ना, चमड़ा उद्योग में कच्चे चमड़े में, ठीक है ना, तो चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जो चमड़ा उद्योग है उसकी, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, चमड़ा उद्योग, है ना। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में जिलेटिन फिल्म को कठोर बनाने में, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे फोटोग्राफी, फोटो, इनको आप बुक में देख सकते हैं, कहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना, फोटोग्राफी। नहीं तो आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका होता है, गूगल सर्च करो, आपको आसानी से मिल जाएंगे सारी चीजें, है ना। फोटोग्राफी में आप उपयोग लिख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सारे दे देंगे वो, है ना। जिलेटिन, जिलेटिन फिल्म को कठोर बनाने में, फिल्म को कठोर बनाने में, कठोर बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, ये तो सिंपल बताने वाली चीजें हैं, बहुत सारी हैं इसके, तो उन उपयोगों को, दो तीन उपयोग और भी देख लीजिएगा इसमें, है ना। इस प्रकार से इनके जो यौगिक हैं, जैसे क्रोम एलम हो गया, क्रोम येलो हो गया, क्रोम रेड हो गया, क्रोम ये पिंको येलो हो गया, है ना। ये सब के सब इसके ये बने हुए रहते हैं। क्रोमिक अम्ल होते हैं, जैसे
इन दोनों का मिश्रण होता है, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल का, उसको बोलते हैं बेटा क्रोमिक अम्ल। उसको क्या बोलते हैं, क्रोमिक अम्ल, है ना। ये अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। कल हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, तो ये करेंगे KMnO4 के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, है ना। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कल हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, KMnO4 के बारे में, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कौन कौन सी होंगी,